नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और रात के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं टक्कर का बुधवार एडिशन। आज सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद का एक खुलासे वाला इंटरव्यू दिखाऊंगा, विस्फोटक इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं सीएनबीसी आवाज में। उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने गांधी परिवार पर कई बड़े खुलासे कर डाले हैं। और इस इंटरव्यू के बाद बात होगी सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की, जिसमें कोर्ट ने आज सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस, टीएमसी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी और कई 14 विपक्षी दलों की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यहां तक कहा है कि नेता भी मूल रूप से नागरिक होता है, इसलिए उनके लिए एक अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विपक्ष के लिए मुसीबत बढ़ाने वाला हो सकता है? क्योंकि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तीखे प्रहार करने शुरू कर दिए हैं। तो क्या विपक्ष के 14 दल अपने लिए वीआईपी ट्रीटमेंट मांग रहे थे या फिर अपने लिए एक प्रिविलेज मांग रहे थे? यह मूल सवाल है। और सीजेआई की टिप्पणी, सीजेआई चंद्रचूड़ की टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इसी की बात होगी, इसी की पड़ताल होगी और साथ ही होगा गुलाम नबी आजाद का विस्फोटक खुलासे वाला इंटरव्यू कांग्रेस पर और खास तौर पर गांधी परिवार पर। क्या बड़ा खुलासा किया है गुलाम नबी आजाद ने, देखिए। व्यूअर्स, मौजूद हैं गुलाम नबी आजाद साहब। आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं और अपनी किताब लेके आए हैं जिसका नाम है आजाद। आजाद साहब, आपका अभिनंदन है। सवाल मेरा बहुत सीधा है, यह इत्तेफाक है कि आपकी किताब का नाम भी आजाद है और आप कांग्रेस पार्टी से भी अब आजाद हो गए हैं? हम सोच से भी आजाद हैं, इसीलिए पेन नेम आजाद है। हमारी सोच भी आजाद है, काम करने का तरीका भी आजाद। तो आजाद होकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आजाद तो तभी से था जब से पैदा हो गया जी। लेकिन आपकी किताब आने के बाद आपकी जब कुछ साक्षात्कार आए, आपकी किताब की कुछ पन्ने जब बाहर आए, तो दिग्विजय सिंह ने बोला कि पहले आप अपनी पार्टी को बचा लीजिए, उसके बाद कांग्रेस की बात करिएगा। और आप तो मोदी जी के सहारे हैं, उनकी बैसाखियों को सहारे हैं। दिग्विजय सिंह आपके पुराने मित्र हैं। गुलाम नबी आजाद किसी के सहारे राजनीति नहीं करता। जो ऐसा बोलते हैं वो किसी के सहारे बात करते हैं और उन्होंने जो भी बोला है दगा करते हैं। कुछ लोगों को हिम्मत है बाहर आके करने की, कुछ लोग 40 साल से अंदर बैठ के ही कांग्रेस को खा रहे हैं। आपका एक इस किताब में चैप्टर है जिसके अंदर ग्रैंड ओल्ड पार्टी ब्लॉपर्स और बॉम्बास्ट करके आपने लिखा है, जिसमें आपने कहा है कि कांग्रेस के कई नेताओं को अनड्यू एडवांटेज मिला है जिनकी मौजूदगी सिर्फ ट्विटर पे है। और सही बात है। अभी देख रहे हैं आप, आ रहे हैं, अभी मैंने भाषण भी दिए और एक सुना होगा मैंने, जब पूरा इंटरव्यू होता है लोगों को पूरा इंटरव्यू सुनने की भी नहीं याद। मीडिया वाले जब ट्वीट करते हैं तो सबसे कंट्रोवर्शियल देते हैं, तो जो उस कंट्रोवर्शियल पे लीडर रिएक्ट करेगा उसको मैं जीरो समझता हूं। तो दिग्विजय सिंह जीरो है आपकी नजर? नहीं, मतलब मैं कोई भी हूं, बेस्ट लीडर वो होता है कि वो पूरा इंटरव्यू सुने, क्योंकि उस अगर इंटरव्यूअर के ट्विटर पर वो ट्वीट करें तो इंटरव्यूअर का ट्विटर तो सबसे क्रिटिकल ही होता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ऑर्डिनेंस पढ़ा, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या रिएक्शन था? क्योंकि कैबिनेट ने उस ऑर्डिनेंस को पारित किया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हुई थी पूरे देश के अंदर। नहीं, वो उनका क्या रिएक्शन था? देखो, वो बड़ी शरीफ आदमी थे जी, बहुत ही शरीफ आदमी। कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता तो ही वुड हैव गॉन अहेड। नहीं, शरीफ आदमी थे, चुप बैठ गए। आपकी क्या सलाह थी? नहीं, हमारे लिए पास होना चाहिए था। आज खुद ही राहुल गांधी बच जाते और भी दूसरे लोग बच जाते और पता नहीं आगे आने वाले समय में कौन जाएगा, क्योंकि ये कानून तो ऐसा हथियार है, ये ऐसा हथियार है कानून का जो किसी के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। राहुल क्यों किया? ये पॉलिटिकल लैक ऑफ मैच्योरिटी था या फिर उनको लगता था कि उसके ब्राउनी पॉइंट्स, यानी कुछ उसका पब्लिक में बड़ा शानदार रिएक्शन आएगा? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता। आई थिंक वो हमेशा ज्यादा मीडिया से प्रभावित होता है।
राहुल जी? अनफॉर्चुनेटली तो कभी आपकी 1-to-1 टॉक हुई होगी, आपने कभी समझाने का प्रयास करा? 20 दफा हुई है। तो जब आप समझाने का प्रयास करते थे तो कैसे रिएक्ट करते थे राहुल जी? थिंक ऑफ द पास्ट। बट स्टिल मतलब इफ यू वांट आप क्योंकि ये देश भी जानना चाहता है, इस समय सारे हमारे व्यूअर्स देखो, भी हम कांग्रेस पार्टी छोड़ के इधर आए हैं। जो हमारे मतभेद थे वो हम मतभेद भूल के वहीं आ गए। ये जो कांग्रेस ने एक नया नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करा है आजाद साहब, कि कोर्ट्स खराब हैं, इलेक्शन कमीशन खराब है, ईवीएम खराब है, मीडिया खराब है, सब खराब है, सब है। बस सब गुलाम नबी आजाद भी बहुत खराब है, बस वही ठीक। कपिल सिब्बल भी अब ठीक नहीं है। हाँ, सब सिर्फ वही ठीक है। जो उनकी तारीफ करे, प्रेज करे, वही ठीक है और वही हिंदुस्तान है। ये बदलाव क्यों आया? इस तरह की भाषा शैली क्यों हो गई? क्योंकि जब दिमाग बेकार हो, कोई काम नहीं हो। मैं 5 महीने से देहात में, गांव में, मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। जब आप घर में बैठे हो, कोई काम नहीं है, तो यही दिमाग चलता है। तो ये राहुल जी की सदस्यता गई, उसमें एक छोटा सा मैटर था कि अगर राहुल जी एक ओबीसी कम्युनिटी से माफी मांग लेते तो मामला दब जाता। ऐसा नहीं है कि पंडित नेहरू ने भी करा है, राहुल जी भी पहले इंदिरा गांधी ने मांगी इमरजेंसी के बाद। इंदिरा गांधी ने मांगी है। तो उन्होंने एक, क्योंकि आपने काफी सारे गांधी के साथ काम किया, आपने राजीव गांधी के साथ काम किया, इंदिरा जी के साथ काम किया, फिर आपने सोनिया जी के साथ काम किया, राहुल जी के साथ भी काम किया। मैं ये जानना चाहता हूं, एक जो नैरेटिव बिल्ड किया कि गांधी माफी नहीं मांगते। नहीं, सब गांधी माफी मांगते हैं। गांधी ने तो, महात्मा गांधी जो असली गांधी है, वो भी बहुत हम्बल थे। उन्होंने तो अपनी यात्रा ही विड्रॉ करी जब अंग्रेजों को मार दिया था। जब थाने के लोगों पर हमला किया, पुलिस के लोग मारे गए, तो उन्होंने पूरी यात्रा विड्रॉ की। तो ऐसा नहीं है गांधी ही होने में। एक आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं, फिर मैं आपकी किताब पर भी आता हूं। बीजेपी ने बोला कि कांग्रेस में ही कांग्रेस के कुछ लोग राहुल जी को निपटाना चाहते हैं। ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान था। उन्होंने बोला वो माफी मांग लेते थे, मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग हैं जो राहुल जी को निपटाना चाह रहे हैं। राहुल जी उनको समझ नहीं पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? और जिस तरह से पूरा खेल रचा गया और बताया गया कि राहुल जी जो है वो बेचारे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये निपटाना चाहते हैं कि नहीं निपटाना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है 90% जो उनके साथ है वो उनका विरोधी है, उनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सामने हिम्मत नहीं आती। आपने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है, अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कांग्रेस में चाटुकारिता ने केंद्रीय स्थान ले लिया है। सही बात है। मैं कई आदमियों को जानता हूं जिन्होंने हमारे साथ बात की है, घंटे घंटे ये डुबो देगा, लेकिन वो सबसे ज्यादा मीडिया में बोलते हैं उनके फेवर में, और दूसरों जो उसकी निंदा करे उनके खिलाफ में। तो ऐसे लोगों को क्या भरोसा करोगे? वो सिंसियरली कहां उनको ले जाएंगे? तो अगर आप गांधी परिवार के वेल विशर हैं, तो अब तो आप पार्टी में भी नहीं है, अब तो किसी को बुरा और भला क्या लगना है, तो अब आपको नाम लेने चाहिए। मैं नारद मुनि का काम थोड़ी करने वाला नहीं, नारद मुनि का नहीं, लेकिन इसमें घबराने की भी बात नहीं है। अब हमें वो जाने, उनको इतनी बुद्धि नहीं है। हम भी पॉलिटिक्स करते हैं, हम भी पहचानते हैं कौन नकली है कौन असली है। तो नकली कौन है? वो तो लीडर को काम है ना नकली फाइंड करना और असली कौन है। जी, मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से पार्टी से हटाया गया, उसका भी हार गए हम पंजाब, वरना हम वापस जिक्र किया। अगर आपको बुरा लगा था उस दिन? बुरा क्या, मतलब एक स्टेट उड़ा दी खुद अपने हाथों से कांग्रेस ने। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर होता और उसको पूरा समर्थन मिलता पीसीसी का, पार्टी का, तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। उस पार्टी तो पंजाब तो कांग्रेस ने खुद बड़ी मेहनत लगा के खत्म कर दी, मेहनत लगाई उसको खत्म करने में। आपने अपने पेज नंबर 284 पे इसका जिक्र किया। तो फेलियर किसका मानते हैं आप इसमें? फेलियर किसका मानते हैं? और जो लीडरशिप जिन्होंने हटाने का काम किया, मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया। आपने समझाने का प्रयास भी नहीं किया? मैंने क्या समझाने का, मैं थोड़ी इंचार्ज था। एक सवाल आता है कि आपने तब नहीं बोला, अब क्यों बोल रहे हैं? तब बोला क्या, मैंने जहां बोलना था वर्किंग कमेटी में बोला। वर्किंग कमेटी हुई, मैंने पहले बताया, पहले उस मुजरिम को हाजिर करो जिसने ये फैसला किया, जिसने 3 महीने 4 महीने पहले से। वर्किंग कमेटी, आई वाज द फर्स्ट स्पीकर।
तभी तो बोलते हैं। लेकिन और दूसरी बात जी, कि हम लोगों से सलाह ही कौन लेता था? लेकिन आप इतने वरिष्ठ हैं, आपसे सलाह अरे नहीं लेते तो वरिष्ठों कैसे से ही तो सलाह नहीं लेती थी, तभी तो ये 23 आदमी बाहर आ गए थे। लेकिन 23 आदमी में से अब तो आप ही एक बाहर आए हैं, बाकी 22 तो अभी भी पार्टी में है। तो ठीक है, एसिडिटी हो जाए उनको समझ के। लेकिन सबका गुजारा चल रहा है, हाँ, सबका गुजारा चल रहा है, या तो हम गुजारे वाले या नहीं, सबने एडजस्ट कर लिया है? आप एडजस्ट करना नहीं चाह रहे थे? ना हम एडजस्ट करते हैं, इसलिए तो हम आजाद हैं। उनका नाम आजाद नहीं है ना। हम सच पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और नौकर बन के काम नहीं करना चाहते। तो कांग्रेस में जो आपने चाटुकारिता की बात करी, आप कहते हैं चाटुकारिता और नौकर कल्चर है पार्टी में अब? नेवर है। अब मैं ब्रेक देता हूँ, हार की वो बाल की खाल नहीं निकाल सकते। क्यों ये डाउनफॉल क्यों आया? उस पे एक चैप्टर है, वो पढ़ लीजिएगा। नहीं, मैंने कुछ उस चैप्टर में पढ़ा है, तभी मैंने उससे 2-3 पॉइंट आपसे पूछे। ये डाउनफॉल क्यों आया? वो बहुत है, लंबी स्टोरी है। फिर अगर मैं आपको अगर मैं डाउनफॉल अभी बताऊंगा तो किताब क्यों लोग पढ़ेंगे? इज ए फुल चैप्टर, 1 आवर, 1 घंटा। अगर एक लाइन बतानी हो तो क्या होगी उसमें से? डाउनफॉल क्यों आया, एक लाइन? शुरू से हो गई, पहले से तकरीबन कुछ दशकों से शुरू हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 के बाद हमने देखा ये डाउनफॉल तेजी से नीचे की तरफ गया, और हर चीज को या तो आप मोदी के साथ हो या तो आप मोदी के साथ नहीं हो, उसी के साथ देखे जाने लगा। एक जिसे कहते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी पर कई सारे पॉलिटिकल पंडितों ने सवाल खड़े करे। नहीं, पॉलिटिकल मेजोरिटी तो है ही कहाँ, खत्म हो गई। कहाँ पॉलिटिकल मेजोरिटी? जब जिस वक्त इंसान में सच को सच कहना और झूठ को झूठ कहने की ताकत नहीं है, तो उसका मतलब वो जीरो है, वो पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता। आज क्या है, मोदी अच्छा करे तो भी गाली देनी है, मोदी बुरा करे तो भी गाली देनी है, राहुल गांधी अच्छा करे तो भी गाली दे, कांग्रेस अच्छा करे तो भी गाली देनी है, नहीं करी तो भी गाली देनी है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने तो 2014 में, आप 2014 में कांग्रेस में थे, मंत्री थे, कांग्रेस चुनाव हारी, लेकिन क्या आपको लगता है मोदी के आने के बाद कांग्रेस में क्या बदल गया? मतलब 2014 के बाद? कुछ नहीं, कांग्रेस में क्या बदलना? कांग्रेस घर बैठ गई कि अच्छा हारना ही है। कोई कोशिश नहीं की गई कि हमें दोबारा सत्ता में आना। क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है इसका इशारों में कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है मौजूदा, वो खुश होती है अगर कोई मोदी को गाली देता है तो। हाँ, बहुत खुश होती है, सही बात है। जैसे क्या जो है लीडरशिप वो है। ये लीडरशिप तो हमें पता है। ये आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्त में नहीं देख सकते थे। वही मैं कह रहा हूं, ये ट्रेंड क्यों बदला? आपको डांट देते। लीडरशिप में बहुत गिरावट आई। अगर इंदिरा गांधी के वक्त में हम किसी अटल जी को गाली देते, मैंने लिखा है इसमें जी कि इंदिरा जी के वक्त मेरे और फौजदार को कहती है अटल जी से मिला करो, उनके भी कुछ काम है, वो भी तो पार्टी का लीडर है, मुझसे वो कहेगा नहीं, वो शर्माएगा मुझे कहने में, लेकिन तुम मिला करो और काम किया करो। तो ये भी तो था, वो भी तो इंदिरा गांधी थी। एक सवाल विच कंटिन्यूड इन अटल राजीव गांधी टाइम। राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशन में भेजा जी कि वे आपके गुर्दे की बीमारी उसको दिखा के घुटने की जी, तो ये भी तो नी प्रॉब्लम की कारण ना, तो वो ये भी तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, वही। नहीं, बिल्कुल आपकी लाजमी बात है। एक सवाल जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है, राहुल गांधी और उसका नतीजा क्या होगा? जब राजीव गांधी की डेथ हुई तो अटल जी से पूछा, तो उसने उनके बारे में तो अटल जी ने कहा कि तुम समझते हो कि भाई मैं उनको गाली दूंगा? मैं उनको गाली नहीं दूंगा। वो मेरी सेहत तक के बारे में पूछते थे और फिर मुझे इलाज के लिए उस बहाने बिहार भेजा। तो ये था एक लीडर, दोनों साइड से इस तरह की लीडरशिप कल्चर था। तो आज न राजीव गांधी है, न इंदिरा गांधी है, न अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनके मरने के बाद भी हम आज उनको, उनकी सभ्यता को, उनके कल्चर को, उनके एटीट्यूड की दाद देते हैं, याद करते हैं। मोदी को आप बतौर नेता कैसा देखते हैं? क्योंकि हमने पार्लियामेंट में वो सबने हमने देखा, पूरा दुनिया देखते हैं, जैसे पूरा दुनिया देखते हैं, हम भी देखते हैं। अब व्हाट इज योर टेक ऑन नरेंद्र मोदी?
हर लीडर में कुछ गलत चीजें होती हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं, वो उनसे अलग नहीं है। इंसान इंसान है, इंसान तो भगवान नहीं है। इंसान अच्छी चीजें भी करता है, इंसान तो से गलतियां अच्छे भी इंसान है, एवरेज इंसान है, बुरे इंसान है, कैसे इंसान है नरेंद्र कई चीजें बहुत अच्छी करते हैं, कई चीजें नहीं करनी चाहिए वो हो रही हैं। आपको लगता है जैसे राहुल गांधी ने बात बोली लंदन में जाके कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया, आपको लगता है ऐसा? नहीं, वो अगर है तो यहाँ कहना चाहिए था। लोकतंत्र में हमारे को भी कहते थे, इंदिरा जी के वक्त में भी लोकतंत्र समाप्त हो गया था और कर ही दिया था इमरजेंसी लेगा। इमरजेंसी का मतलब है लोकतंत्र वाइंड अप करना। तो हमने ये गालियां खाई हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग फील्ड में गए, तब तो ये लोग पैदा नहीं हुए थे और जीत के आए उसके बाद। और जीत के आए। अब मैं आपकी किताब में एक दिलचस्प किस्सा है जिसमें द कांग्रेस पार्टीज डिटर्मिनेशन टू डिस्ट्रॉय इटसेल्फ वाज इवन मोर एविडेंट इन असम। यानी असम की जब आपने कहानी देखी, जब हिमंता बिस्वा शर्मा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि इस व्यक्ति के पास नंबर्स हैं, इस व्यक्ति के पास शक्ति है, इसको सीएम बनाना चाहिए और गोगोई को हटा देना चाहिए। क्या इंसिडेंट था वो बता दिया बुक में, ये तो पढ़ने वालों के लिए है। जी, तो क्या आपको क्या लगा कि कब कांग्रेस खुद ही डिस्ट्रक्शन फिल्म, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है? वो अगर फैसला नहीं करते, हनुमंता को, उसको हेमंत को चीफ मिनिस्टर बनाते, तो आज हमारे साथ 8 स्टेटें होती। 8 स्टेटों का 15 साल से वही इंचार्ज था। हर चीज, टिकट भी, कैंपेन भी, बाकी मदद करने के भी, तो अपने साथ 8 स्टेटें ले गया। तो 8 में से 5 तो होती, और असम जो मदर स्टेट होती वो हमारे पास होती। और हिमंता ने एक साक्षात्कार में कहा था कि राहुल जी पिड्डी जो उनका डॉग था उसके साथ खेल रहे थे और उनसे बात करना उन्होंने पसंद नहीं करा। क्या आपको लगता है मिस हैंडल हुआ हिमंता बिस्वा शर्मा का केस? मिस हैंडल तो हुआ ही, हैंडल कहाँ हुआ है? हैंडल उनकी मदर और हम करना चाहते थे, नहीं हुआ, नहीं दिया होने। आपने समझाया नहीं? ब्लेम तो आप पे भी आएगा कि आपने क्यों नहीं समझाया था? यार मैं ऑब्जर्वर था, माँ प्रेसिडेंट थी, उन्होंने फैसला नहीं किया तो मैं क्या फैसला करता? हमारा काम जो दिया था बहुमत सिद्ध कराना, वो हमने किया। हमने बताया था हार जाएंगे, भाग जाएगा, कहने भागे दो। ये तो अच्छा, ये राहुल जी का तो फेवरेट है हर आदमी के लिए, ये उनका नहीं, ये उनका तकिया कलाम फेवरेट। वो नाराज हो गया, जाने दो, वो नाराज हो गया, आरएसएस में जाने दो, ये तो उनका फेवरेट है। अच्छा, मतलब कोई भी जा रहा होता, कोई भी जा रहा जाने दो, आरएसएस में जाने दो। साथ ये भी लगाता है, अगर आरएसएस, अगर बीजेपी में नहीं जा रहा, आरएसएस में नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा है, तो फिर अब आप तो बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं गए। नहीं, आपने तो अपनी पार्टी बनाई। उनका मतलब रिकंसिलिएशन का नहीं है कि मनाओ या पूछेंगे भी क्या कारण है, वो नहीं पूछते हैं, सीधे जाने दो। तो यहां जब ये भावना ही रखी है कि जाने दो, तो फिर रहेगा कौन? शायद राहुल जी को लगता है वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। बहुत अच्छा। भविष्य में आपको राहुल जी प्रधानमंत्री बनते हुए दिखते हैं? भगवान बनाए। 2024 में आपको क्या दिखता है? जो भारत की जनता फिर निर्णय लेगी। आपको लगता है कांग्रेस के कुछ चांस है? मैं वोटर नहीं हूं पूरी कंट्री का। आपको एज एक वरिष्ठ नेता है, आपको क्या लगता है, आपकी राय? मेरे हम कहने ऐसे क्या पता है, 1,30 करोड़ आबादी में मेरी क्या से चलती। फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग तो है राहुल जी के बारे में, मौजूदा कांग्रेस जिसके दम होगा जिस पार्टी में वो जीत जाएगा। आपको मौजूदा कांग्रेस में दम दिखाई दे रहा है? भगवान करे कि वो दम कोई फूंक दे उसमें। फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेबाक बात करी है और हर सवाल का जवाब दिया है।